बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? इसमें कुछ लेवल्स हैं जो ये शो करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हुए हैं। एक छोटे से एटम से लेके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, उसके बनने को लेवल्स में, स्टेप्स में शो किया गया है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, levels of biological organization show how living organisms are put together from the smallest parts to the biggest parts. Put together मतलब बनना, कि living organisms कैसे बने हुए हैं एक छोटे से पार्ट से लेके बड़े पार्ट तक। अब इन लेवल्स के बारे में आगे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है, तो वो देख लेते हैं। Hundreds of chemical reactions are involved in the maintaining life of even the simplest organism. In view of this, it is something of a surprise to find that of the 92 naturally occurring chemical elements, only 16 are commonly used in forming the chemical compounds. हमारी नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। वैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो टोटल एलिमेंट्स हैं 118, लेकिन उनमें से 92 स्टेबल हैं, बाकी सारे रेडियो एक्टिव है, वो अनस्टेबल हैं। तो उन 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। These 16 elements and a fewer others which occur in a particular organism are called bioelements. इन 16 एलिमेंट्स को कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो का मतलब होता है लाइफ, क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसलिए नाम दे दिया बायो एलिमेंट्स। इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मास। हमारी बॉडी का 99% मास इन 6 एलिमेंट्स की वजह से ही है। जैसे हम ज़्यादातर तो वाटर से बने होते हैं, H2O, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। उसके अलावा हमारे अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी तकरीबन इन 6 एलिमेंट्स पर ही मुश्तमिल होती हैं। देखिए इस चार्ट के अंदर शो किए गए हैं वो 6 बायो एलिमेंट्स। सबसे पहला जो बार है ब्लू कलर का, वो शो कर रहा है ऑक्सीजन को। ऊपर उन्होंने गलती से 0 लिख दिया, 0 की बजाय O आएगा। ऑक्सीजन है 65%, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके बाद है कार्बन 18%, उसके बाद हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%। उसके अलावा यहाँ नीचे बाकी जो बायो एलिमेंट्स रह गए हैं 16 में से 10, उनके नाम लिखे हुए हैं और उनकी परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। आगे नीचे वाले पैराग्राफ्स में कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई। इनमें बताया गया है कि यही 16 एलिमेंट्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और इनके अंदर ऐसी ख़ास यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने के लायक हैं। और लिखा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बनना ये सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं और इसकी वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स से मुख्तलिफ होते हैं। अब उन लेवल्स को देख लेते हैं। अब हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। यहाँ पे पहले पिक्चर की शक्ल में भी दिखाए गए हैं और उसके बाद उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो पहले हम भी पिक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मिल के एटम्स बना लेते हैं और कई सारे दुनिया में एटम्स पाए जाते हैं। एटम यानी कि एलिमेंट ही, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एलिमेंट होता है ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सल्फर, कई तरह के एटम्स होते हैं। फिर ये एटम्स मिल के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, जैसे यहाँ नाम लिखे हुए हैं, वाटर का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, DNA। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल यानी छोटे मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स। फिर ये मॉलिक्यूल्स मिल के
सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको बनाते हैं। एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। इन ऑर्गेनल्स को आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर ये ऑर्गेनल्स मिल के सेल बना लेते हैं, जैसे यहाँ एक सेल का नाम लिखा हुआ है नर्व सेल, और साथ में लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बात याद रखिएगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ सेल। लाइफ के लिए सेल होना ज़रूरी है, भले वो एक सेल ही क्यों ना हो। दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हैं, लेकिन सेल होना चाहिए। एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये लिविंग नहीं होते। जब वो मिल के सेल बना लेते हैं तो वहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। सेल से ऊपर वाला लेवल है टिश्यू। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक जैसे सेल मिल के टिश्यू बना लेते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, स्किन, हमारी स्किन भी एक टिश्यू है, बोन्स, कार्टिलेजेस, ब्लड, ये सब टिश्यू हैं। उसके ऊपर लेवल आता है ऑर्गन। डिफरेंट तरह के टिश्यूज मिल के ऑर्गन बना लेते हैं। एक ऑर्गन के अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हार्ट। ये एक ऑर्गन है और इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, इस तरह के अलग अलग टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये टिश्यूज एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। हर ऑर्गन के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं, लेकिन वो सारे काम मिल के कर रहे होते हैं और ऑर्गन एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा होता है। जैसे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। आगे आता है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और एक सिस्टम भी एक खास टास्क परफॉर्म करता है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियाज, काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन का काम सरअंजाम देते हैं। और भी कई सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर कई सारे डिफरेंट तरह के सिस्टम्स आपस में मिलके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम, अगला लेवल है स्पीशीज। स्पीशीज होता है वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। एक किस्म की यानी एक जैसी मखलूक को हम कहते हैं स्पीशीज। जैसे हम सारे इंसान एक स्पीशीज़ है, सारी कैट्स अलग स्पीशीज़ है, डॉग्स ये भी एक स्पीशीज़ है, सारे दुनिया के एलिफेंट वो एक स्पीशीज़ है, सारी चूंटियाँ, सारी अलग अलग मखलूक अलग अलग स्पीशीज़ हैं। हम स्पीशीज़ को डिफ़ाइन यूँ करते हैं पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, जिनकी आपस में रिप्रोडक्शन हो सके और वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। स्पीशीज़ के बाद है पॉपुलेशन। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज़ इनहेबिटिंग द सेम एरिया। एक ही स्पीशीज़ के मेंबर एक ख़ास एरिया में रहते हों, वो उसकी पॉपुलेशन कहलाते हैं। जैसे मैं ख़ास एरिया ले लेती हूँ लाहौर शहर। इस लाहौर शहर में जितने भी ह्यूमंस रहते हैं वो उसकी ह्यूमन पॉपुलेशन है। इस लाहौर शहर में जितनी भी बिल्लियाँ रहती हैं वो लाहौर की कैट्स पॉपुलेशन हो गई। कोई और एरिया ले लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल। इस गवर्नमेंट स्कूल में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं वो उस गवर्नमेंट स्कूल की गर्ल्स पॉपुलेशन हो गई। तो एक ख़ास एरिया के अंदर एक ही तरह की जो भी स्पीशीज़ मौजूद होती है वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। उसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी होता है एक ख़ास एरिया के अंदर जितनी भी अलग अलग तरह की स्पीशीज़ रहती हैं उन सबको मिलाकर हम कहते हैं वो उस एरिया की कम्युनिटी है। जैसे लाहौर शहर हम ले लेते हैं, इसके अंदर जितनी भी तरह की अलग अलग पॉपुलेशंस रह रही हैं उनको हम मिला के कहेंगे वो इसकी कम्युनिटी है। इसके अंदर कितने इंसान हैं, उसमें इंसानों की पॉपुलेशन, सारे अलग अलग जानवरों की पॉपुलेशन, परिंदों की पॉपुलेशन, अलग अलग दरख्तों की, पौधों की पॉपुलेशन, सारी अलग अलग स्पीशीज़ आ जाएंगी। वो सब उस लाहौर एरिया की कम्युनिटी कहलाएंगी। सपोज करें एक जंगल है मेरे पास, उस जंगल के अंदर अलग अलग तरह के दरख्त मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं, अलग अलग तरह के जानवर मौजूद हैं। तो हम सारी स्पीशीज़ ले लेंगे, सारे ट्रीज़, हर तरह के अलग अलग जानवरों की स्पीशीज़,
और उन सबको मिलाकर कहेंगे कि ये इस जंगल की कम्युनिटी है। जैसे यहाँ बुक में लिखा हुआ है, स्नेक, एंटीलोप, हॉक, बशेस, ग्रास, ये सारी अलग अलग स्पीशीज हैं और ये एक एरिया में मौजूद है, तो इनको हमने कह दिया कि ये कम्युनिटी है। उसके बाद है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। एक कम्युनिटी किसी एरिया में रहती है, उसकी सराउंडिंग के साथ एक रिलेशनशिप भी है, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे यहाँ आप एग्जांपल देखें, इसके अंदर स्नेक, एंटीलोप, हॉक, बशीज, ग्रास, इनके अलावा अब 2 नॉन लिविंग चीज़ों के नाम भी लिखे हुए हैं, रॉक्स और स्ट्रीम। आसपास जो पत्थर और जो नदी मौजूद है जिनके साथ ये लिविंग चीज़ें इंटरेक्ट करेंगे, तो इन सबको मिलाकर हमने कह दिया इकोसिस्टम। जैसे कि वही जंगल वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जंगल है, उसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी अलग अलग तरह के जानवर मौजूद हैं, वो सारे अपने उस एरिया यानी जंगल समेत एक इकोसिस्टम बनाएंगे। आगे है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है अर्थ का वो सारा हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें अर्थ की सारी सरफेस भी आ जाती है, उस सरफेस से ऊपर तक ऊंचाई जहाँ तक कोई परिंदे पाए जा सकते हैं, और गहराई भी यानी समंदरों के अंदर तक जहाँ तक समंदर गहरे हैं, जहाँ तक मखलूक पाई जा सकती है, वह सारा हिस्सा सरफेस से ऊपर का भी और सरफेस से नीचे का भी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। अब आगे इन लेवल्स को डिटेल में लिखा गया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। इसके अंदर बताया गया है एटम्स लिविंग और नॉन लिविंग सबके अंदर पाए जाते हैं। आगे है मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो मैं आपको लिख के समझाती हूँ। एटम्स अकेले नहीं पाए जाते, क्योंकि एटम्स अकेले अनस्टेबल होते हैं। कोई हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का अलग अलग एटम नहीं पाया जाता। एटम्स हमेशा मॉलिक्यूल बना के रहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अब एटम्स आपस में 2 तरह के बॉन्ड्स के जरिए जुड़ सकते हैं, या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ेंगे या आयोनिक बॉन्ड के जरिए जुड़ेंगे। जैसे मेरे पास 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और उससे मॉलिक्यूल बन जाएगा O2 का। मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन, इन दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनेगा और इससे मॉलिक्यूल बन जाएगा NaCl। फिर एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। जो हमने पहले 6 बायो एलिमेंट्स देखे हैं ना, उनमें था कैल्शियम, और यहाँ कैल्शियम की बजाय आ गया है सल्फर। वो 6 एलिमेंट्स ये बता रहे थे कि हमारी बॉडी के अंदर वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये 6 एलिमेंट्स बता रहे हैं कि हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर ये वाले एलिमेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के ज़रिए बने होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते होते हैं, इसलिए उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल में स्टार्च, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA। तो अमीनो एसिड हमने पढ़ा कि वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, और अमीनो एसिड आपस में काफ़ी सारे मिल के प्रोटीन बना लेते हैं, और प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है। उसके अलावा मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक साथ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक साथ कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, वाटर का मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक है। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स और न्यूक्लियोटाइड्स। फिर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिखे हुए हैं। ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ADP होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट,
और AMP होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगला लेवल ऑर्गेनेल्स एंड सेल। कई सारे अलग अलग माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर सेल और उसके ऑर्गेनल्स बनाते हैं। सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं सेल के ऑर्गेनल्स। और हर ऑर्गेनल का अपना एक ख़ास काम होता है। जैसे सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको कहते हैं सेल का पावर हाउस क्योंकि वो एनर्जी बनाता है। सेल में होते हैं राइबोसोम्स, उनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं। इसको कहते होते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम को तकसीम किया गया है सेल के अंदर। एक सेल ने जो भी काम करने हैं उसने वो सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स को सौंपे हुए हैं। अब सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सिंपल होता है, उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, बहुत कम ऑर्गेनल्स होते हैं और ज़्यादातर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हर तरह के ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और वो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर राइबोसोम्स ही सिर्फ नज़र आ रहे होते हैं ऑर्गेनल के तौर पे, बाकी और तरह की चीज़ें होती हैं, यानी न्यूक्लियस नहीं होता, DNA सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा होता है, प्लाज्मिड और फ्लैजिला, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों तरह के सेल्स में पाई जाती हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। आप सपोज़ करें हमारे पास एक छोटा सा घर है, उसके अंदर सिर्फ एक ही कमरा है, ना ही कोई अलग से किचन बना हुआ है, ना और कमरे में ही एक साइड पे बर्तन पड़े हुए हैं और लोग सोते भी नीचे ही हैं। और इसके मुकाबले में एक घर है जो बड़ा सारा है, जिसके अंदर अलग अलग कमरे हैं और हर कमरे के अंदर ख़ास सामान पड़ा हुआ है ख़ास काम के लिए। जैसे सोने के लिए बेड है, बैठने के लिए सोफ़े हैं, खाना पकाने के लिए अलग से किचन मौजूद है। तो काम तो ये सारे छोटे घर में भी हो रहे थे, लेकिन छोटे घर में ये था कि चीज़ें अलग अलग नहीं थी। लोग वही ज़मीन पे सोते हैं, वहीं पे ही बैठते हैं और वहाँ साइड पे ही किचन का सामान भी रखा हुआ है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें काम करने के लिए चीज़ें तो सारी हैं और सारे काम भी होते हैं, लेकिन सारे काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स, अलग अलग चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और वो बड़ा घर हो गया यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर सारे काम करने के लिए अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन दोनों घरों की दीवारें तो मौजूद है ना इर्द गिर्द। छोटे घर में भी चार दीवारी है, बड़े घर में भी है, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन दोनों तरह के सेल्स में मौजूद होती है। अब जिन सेल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। वो बैक्टीरिया होते हैं और उसके अलावा सायानोबैक्टीरिया होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल जिनमें होता है उनको कहते हैं यूकैरियोट्स, जैसे कि हम। और हमारे अलावा बाकी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी यूकैरियोट्स हैं। उसके अलावा प्रोटिस्ट, ये भी यूकैरियोट्स की क्लास है। प्रोटिस्ट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो यूकैरियोट्स हों, यानी उनके अंदर भी सारे काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स मौजूद हों। प्रोटिस्ट की एग्जांपल होती है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह। आगे है टिश्यू लेवल। एक जैसे सेल मिल के टिश्यू बना लेते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। एक टिश्यू का भी खास फंक्शन होता है अपना। जैसे यहाँ कुछ टिश्यूज़ के नाम लिखे हुए हैं। मसल टिश्यूज़, ये कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में हेल्प करते होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ये ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, इनका काम होता है सिक्रीशन प्रोड्यूस करना। सिक्रीशन कहते हैं लिक्विड जैसी चीज़ को, जैसे हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, पसीना, स्वेट। हमारे मुंह के अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि थूक, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे मुंह में पानी होता है। तो ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन प्रोड्यूस करना। जाइलम टिश्यूज़ जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिलोएम टिश्यूज़ फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। आगे है ऑर्गन एंड सिस्टम। डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन बना लेते हैं, फिर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स मिल के एक ख़ास काम सर अंजाम देते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिल के खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे तो ये बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। बुक में एग्जांपल लिखी गई है एक ऑर्गन स्टमक की। तो स्टमक एक ऑर्गन है और उसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना, और इसके अंदर अलग अलग तरह के टिश्यूज़ मौजूद है। सेक्रेटरी एपिथेलियम जिनका काम है सिक्रीशन,
प्रोड्यूस करना, जो भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनको प्रोड्यूस करना। मस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं स्टमक के अंदर, जिनका काम होता है स्टमक को हरकत देना ताकि खाना अच्छे तरीके से हल हो जाए। प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो इतने कोई मुख्तलिफ तरह के नहीं हैं, और ना ही प्लांट्स में कोई ऑर्गन सिस्टम होते हैं। प्लांट्स के ऑर्गन हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। रूट्स का काम होता है प्लांट को एंकर करना। एंकर मतलब होता है उसको कनेक्ट करना ज़मीन के साथ। उसके अलावा रूट्स फूड को स्टोर भी करती हैं और ज़मीन में से वाटर को प्रोक्यूर भी करती हैं। प्रोक्यूर मतलब हासिल करना, यानी सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। और शूट जो तना होता है प्लांट्स का, उसका काम होता है सहारा देना पूरे प्लांट को। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, वो खाना बनाने का काम करते हैं। फ्लावर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। तो ऑर्गन सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में वो कोई खासी मुमताज़ नहीं है। अगला लेवल है इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, और उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी अलग अलग तरह की ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिल के काम करना। बुक में एग्जांपल लिखी है कि जैसे अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हमारे मसल्स शामिल नहीं हैं, बल्कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी शामिल है। हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी शामिल होता है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ताकि ब्लड जल्दी जल्दी मसल्स को मिल सके। अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो एक ही टाइम में आपकी आंखें देख भी रही हैं, आपके कान सुन भी रहे हैं, आपका जहन उसको समझ भी रहा है, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और हमारे अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम की वजह से आती है। नर्वस सिस्टम है ये जो हमारा सारा दिमाग का सिस्टम है। उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम, इनके ज़रिए भी कोऑर्डिनेशन होती है। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स आ जाते हैं। प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ हार्मोन्स ही होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। हार्मोन्स केमिकल होते हैं, ये भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते होते हैं। आगे है पॉपुलेशन। A population is a group of living organisms of the same species located in the same place at the same time. एक टाइम के अंदर एक ख़ास जगह में जितनी भी एक तरह की स्पीशीज़ रहती हैं वो मिलाकर उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे कि नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, चावलों के खेत के अंदर जितने भी चूहे पाए जाते हैं वो उसकी रैट्स पॉपुलेशन हो गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास और ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। अब जब एक ही तरह की स्पीशीज़ एक साथ किसी ख़ास एरिया में रहती होती हैं तो उसकी वजह से और भी तरह के एट्रीब्यूट्स वजूद में आ जाते हैं जिनको साइंसदान पढ़ सकते हैं, जैसे कि जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर वगैरह। यहाँ सिर्फ पैरामीटर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनकी कोई डिटेल नहीं लिखी हुई हमारे पढ़ने के लिए। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये सारे पैरामीटर्स पॉपुलेशन की वजह से वजूद में आते हैं। आगे है कम्युनिटी। डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस आपस में मिलकर एक एरिया में रहती हैं, उसे कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटीज आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कम्युनिटीज स्टैटिक रुकी हुई नहीं होती हैं, वो मुसलसल हरकत कर रही होती हैं। कोई एक पॉपुलेशन कम हो रही होती है, हो सकता है कोई एक पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही हो, और इनमें ये जो पॉपुलेशन कम ज़्यादा होती है ये एबायोटिक फैक्टर्स में फ्लक्चुएशन की वजह से होती है। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं आसपास, जैसे टेम्परेचर या वाटर वगैरह की वजह से। फ्लक्चुएशन मतलब कम ज़्यादा होना। हो सकता है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त ना कर सके तो वो कम होना शुरू हो जाएगी। कुछ कम्युनिटीज़ बहुत सिंपल होती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। उनके अंदर स्पीशीज़ के दरमियान बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, यानी बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। जैसे ये एक मेरे पास कम्युनिटी है, इसके अंदर देखें कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, ह्यूमन, ट्रीज़, बर्ड्स, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ, और ये सारी स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान आपस में किस तरह का इंटरेक्शन हो सकता है, किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, उसकी यहाँ पे टाइप्स लिखी गई हैं।
उनको बारी बारी देख लेते हैं। प्रिडेशन, प्रिडेशन होता है शिकार करना। कोई एक स्पीशीज दूसरे का शिकार करेगी, जैसे कि एक कम्युनिटी के अंदर जो लोमड़ी रहती है वो खरगोश का शिकार करेगी अपने खाने के लिए। तो ये उन दोनों स्पीशीज के दरमियान एक तरह का रिलेशनशिप हो गया ना। पैरासिटिज्म यानी कि एक स्पीशीज दूसरी से फ़ायदा लेगी और उसको नुकसान पहुंचाएगी, जैसे इंसानों के सर में जुएं हो जाती हैं। कोमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म होती है वन साइडेड फ्रेंडशिप, यानी एक स्पीशीज दूसरी से फ़ायदा लेती है लेकिन उसको ना फ़ायदा देती है ना नुकसान। जैसे कि एक चिड़िया ने दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाया हुआ है। अब चिड़िया तो दरख्त से फ़ायदा ले रही है, उसको एक महफूज जगह मिल गई रहने के लिए, लेकिन दरख्त को ना चिड़िया से फ़ायदा है ना नुकसान। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों स्पीशीज एक दूसरे से फ़ायदा लेती हैं, जैसे कि फूल हैं और शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ फूलों से अपना खाना लेती हैं, उनका रस चूसती हैं और बदले में फूलों की पॉलिनेशन हो जाती है मक्खियों के ज़रिए, और पॉलिनेशन से फिर सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। लास्ट वन है कंपटीशन। कुछ स्पीशीज रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि खुराक के लिए, आपस में कम्पीट करती हैं, मुकाबला करती हैं। तो ये उन दोनों के दरमियान भी इंटरेक्शन हो गई। जैसे दरिया के अंदर मछलियाँ हैं और हम इंसान भी उन मछलियों को निकाल के खा रहे हैं, और सी गर्ल्स जो समुद्री बगले होते हैं वो भी मछलियाँ खा रहे हैं। तो अब इस मछली यानी खुराक के लिए हम इंसान और सी गर्ल्स आपस में मुकाबला करेंगे, और अगर मछलियाँ वहाँ पे थोड़ी हुई तो अगर हम ले लेंगे तो सी गर्ल्स को नहीं मिलेंगी, और अगर सी गर्ल्स उनको खा लेंगे तो हमें मछलियाँ नहीं मिल पाएंगी। आगे है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज़ इनॉर्मस इन साइज। हमारी जो दुनिया में आजकल अब मखलूक पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा है। जब से इस प्लैनेट के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई है तो कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन हो रही है, और एक मखलूक दूसरी मखलूक में इवॉल्व हो रही है, और उससे तादाद बढ़ती जा रही है मखलूक की। टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अबाउंड मतलब हैव इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना। तो अब दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, और अब पूरी दुनिया में ये जो मखलूक पाई जाती है इसको हम बायोम्स के ज़रिए स्टडी करते हैं। बायोम्स को समझ लेते हैं। बायोम एक एरिया होता है, एक जोन होता है, और उसके अंदर उसकी अपनी एक ख़ास प्लांट लाइफ रहती है, एनिमल लाइफ रहती है, लेकिन उसका अपना एक ख़ास क्लाइमेट, एक ख़ास आबो हवा है, और उस ख़ास आबो हवा की वजह से वो प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ उस एरिया के साथ ही जुड़ी हुई है। जैसे कि डेजर्ट, रेगिस्तान एक बायोम है, इसकी अपनी ख़ास आबो हवा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बारिशें कम होती हैं, तो यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो इस तरह के होंगे कि उनको कम पानी में रहना आता होगा, और जो एनिमल लाइफ होगी वो भी ऐसी होगी कि वो कम पानी में रह सके और गर्मी भी बर्दाश्त कर सके, जैसे के लिए ऊंट रेगिस्तान के लिए बना है। तो दोबारा बता देती हूँ, बायोम कहते होते हैं एक कम्युनिटी एक एरिया में रहती है, लेकिन उस एरिया का एक ख़ास क्लाइमेट है, और उस कम्युनिटी को उस क्लाइमेट में रहना भी आता है। जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये एक बायोम है, ये साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर पाया जाता है, और तकरीबन ये कोई 9 मुल्कों पे मुश्तमिल है। इसका एक ख़ास क्लाइमेट है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, नमी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और यहाँ पे ख़ास तरह की मखलूक रहती है जो इस आबो हवा की आदी है। तो ये था हमारा टॉपिक। अस्सलामु अलैकुम।